पढ़ना है वास्तविक संख्या। आप लोग तो नंबर जानते हैं ना। अब होगी पहले सबसे हम लोग जानेंगे पहले कि संख्या है क्या। संख्या किसे कहते हैं, कोई पूछे कि संख्या किसे कहते हैं, तो संख्या जो है वह क्या है, एक अनुभूति है, एक विचार है, एक सोच है, जो किसी वस्तु की मात्रा को बताने के लिए, उसकी माप को बताने के लिए ना, उसके क्वांटिटी को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है नहीं। और यह मन की उत्पत्ति है। संख्या का कोई परिभाषा नहीं है। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं 4, तो ये संख्यांक हुआ, ये क्या हुआ, संख्यांक हुआ। अगर ये लिखते हैं 4 या इंग्लिश में 4 लिखते हैं तो 4, तो ये आपको हुआ संख्या नाम। क्या हुआ, संख्या नाम, माने संख्यांक आई संख्या नाम। और संख्या क्या है, तो ये तो आपका एक अनुभूति है, एक अनुभव है, एक सोच है, एक विचार है। जैसे मान लीजिए कि हमने इसको कहा कि यह 1 है, लेकिन जिसने यह उत्पत्ति सोचा होगा, कहा था कि नहीं 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे विचार किया होगा ना। तो यह संख्या और एक संख्यांक हुआ। अब संख्या 9th में आप लोग पढ़े हुए हैं कि संख्या कई प्रकार के होते हैं। क्या, जैसे संख्या सबसे पहले है आपको एक होता है सम और विषम। सम और विषम, तो सम और विषम में होता है कि जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए वो सम, और जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे वो विषम। याद रखिएगा आप लोग सम और विषम, क्योंकि बाद में जो है माध्य माध्यिका बनाने में उसका ज़रूरत पड़ेगा। सर जी बोलेंगे कि 5 प्रथम विषम संख्याओं का माध्य, तो कहेगा विषम में पता नहीं तो उसका माध्य क्या निकालेगा। इसलिए समझ लीजिए, सम संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग ना, पूरा पूरा भाग लग जाए, और 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे। अगर नहीं लगे तो विषम, लग जाए तो सम। तो ये सम विषम हो गया। उसके बाद होता है नेक्स्ट है आपको भाज्य और अभाज्य। भाज्य एवं अभाज्य, और ऑप्शनल में भी आ जाता है। तो भाज्य है कि जिसमें स्वयं ना, जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य अंक से भी भाग लग जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, हम भाज्य कहते हैं। आज जिसमें एक और स्वयं को छोड़ के दूसरे अंक से भाग नहीं लगे तो उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका 4 है, तो 4 में 1 से भी भाग लग जाता है और 4 से भी लग जाता है, इसके अलावा 2 से भी लग गया। 1 और स्वयं को छोड़ के 2 से भी लग रहा है क्या। अच्छा चलिए, अगर लेते हैं आप 10, क्या लेते हैं 10, तो 10 में 1 से लग जाएगा, 2 से लग जाएगा, 5 से लग जाएगा और 10 से लग जाएगा। यानी 1 और स्वयं को छोड़ के 2 और 5 से भी लग जा रहा है, तो इसे क्या कहेंगे हम, तब उसे हम भाज्य कहेंगे। लेकिन अब चलिए यहाँ पर आप लीजिए 3, तो 3 में 1 और इसके अलावा 3 से भाग लगेगा, माने 1 और स्वयं को छोड़ के दूसरे अंक से भाग नहीं लगेगा। चलिए लेते हैं हम लोग 11, तो 11 में 1 और 11 को छोड़ के, माने 1 है और स्वयं 11 है, इसको छोड़ के दूसरे अंक से भाग नहीं लगेगा, तो इसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य कहते हैं। और एक होता है सह अभाज्य। एक क्या होता है, सह अभाज्य। तो सह अभाज्य किसे कहते हैं, कोई बताएगा, सह अभाज्य मालूम है, नहीं, अब बोल रहे थे कि पढ़ लिए। सह अभाज्य होता है कि जिन 2 संख्याओं का मसा 1 हो, माने उभाज्य अभाज्य से बात नहीं है, माने वह संख्या अभाज्य नहीं होगा, लेकिन वो दोनों संख्याओं का मसा जो होता है वह अगर 1 है तो वो सह अभाज्य। जैसे मान लीजिए कि आप ले लिए 4 और 5, इसमें आपका 4 तो भाज्य है और 5 क्या है, अभाज्य है, लेकिन ये दोनों का मसा क्या होगा, दोनों का मसा 1 होगा, दोनों का मसा 1 होगा, तो ये होगा आपका सह अभाज्य। क्या होगा, सह अभाज्य। जैसे लीजिए 8 और 9 दोनों भाज्य है, 8 भी भाज्य है और 9 भी भाज्य है,
भाज्य है कि नहीं? अभाज्य संख्या नहीं ना है, क्योंकि 8 में तो 1 और 8 के अलावा 2 और 4 से भाग हो जाता है, और 9 में 1 और 9 के अलावा 3 से ही भाग हो जाता है, इसलिए दोनों भाज्य है। लेकिन ये दोनों का मासा कितना होगा? ये दोनों का मासा 1 होगा, इसलिए क्या है? अभी सह अभाज्य है। माने जिसमें एक और स्वयं को छोड़ के दूसरे से भी भाग लग जाए उसे भाज्य कहते हैं। जिसमें एक और स्वयं को भाग को छोड़ के दूसरे अंग से भाग नहीं लगे तो उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य कहते हैं। इसे रूढ़ भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? तो रूढ़ भी बोलते हैं। इसे हम यौगिक भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसे कंपोजिट नंबर कहते हैं, और इसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। समझ गए? और सहअभाज्य, तो जिन दो संख्याओं का मासा 1 हो, HCF 1 हो, उसे हम क्या कहते हैं? सहअभाज्य कहते हैं। चलिए, ये आप लोग तो समझ गए। अब तीसरा एक भेद होता है आपको, वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या। तो वास्तविक होता है जो क्या हो? दिखाई दे, जो कहीं ना कहीं हो। कहा जाए कि मोबाइल, तो ये वास्तविक है, इसे हम प्राप्त कर सकते हैं। अवास्तविक, जो वास्तव में है नहीं, केवल हम लोग कह देते हैं कि है। जैसे कोई कह दे कि भूत क्या है, तो भूत अवास्तविक है, वास्तविक नहीं है। कहीं खोजिएगा वो मिलेगा नहीं। मिलेगा हो? नहीं मिलेगा। तो जो वास्तव में है ही नहीं, जैसे कि प्रतिबिंब आप लोग पढ़े होइएगा, काल्पनिक चीज़ कल्पना कर लेते हैं, वह अवास्तविक है। अगर जैसे देखिए, वास्तविक अगर 4 कहे तो वास्तव में 4 है। वास्तविक कह दिए 4 तो वास्तव में 4 है। 5 कह दीजिए तो क्या है? 5 है। 1 2 3 4 5, 5 है ना हो? अच्छा, अब कहते हैं कि आगे चलना, आगे 5 कदम आगे, 5 कदम आगे, तो 5 कदम आगे तो क्या हो गया? 5। तो इसको हम इंडिकेशन करते हैं +5। इसको इंडिकेशन क्या करते हैं? +5। अब 5 कदम पीछे तो क्या कहते हैं? -5। तो -5 क्या होता है? 5 कदम आगे में है गिनो तो 5, अब 5 कदम पीछे में है गिनो तो 5। क्या है? तो 5। तो ये माइनस जब लगाते हैं तो वो क्या होता है? अवास्तविक हो जाता है। वास्तव में माइनस वाला कोई अंक है नहीं, लेकिन एक कल्पना करते हैं एक इंडिकेशन के लिए कि जमा का आगे बढ़ रहे हैं तो प्लस, पीछे बढ़ रहे हैं तो माइनस। लेकिन माइनस तो रियली में होता नहीं है। इसे हम क्या कहेंगे? अवास्तविक कहेंगे। क्या कहेंगे? अवास्तविक। ये हो गया वास्तविक। अब माइनस से लगा दिए तो क्या हो गया? अवास्तविक, क्योंकि माइनस वाला कोई अंक होता नहीं है। अच्छा चलिए, कहते हैं कि बैंक में 1000 रुपये जमा करना, तो क्या कहते हैं? +1000, +1000। अब बैंक से 1000 रुपये निकाल लेना, तो क्या कहते हैं? -1000। तो आप भाई निकाले तो उस समय भी रुपया 1000 था, और जमा के उस समय भी 1000 रुपया था। तो ये माइनस जो इंडिकेशन कर रहे हैं वह एक तो स्थिति को जनाने के लिए माइनस और प्लस, इसलिए क्या है? अवास्तविक है और ये वास्तविक है। और हम लोगों को पढ़ना है केवल वास्तविक संख्या के बारे में, रियल नंबर के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में आपको। क्या रियल नंबर में ही है आपको परिमेय और अपरिमेय। पढ़े ना आप लोग? परिमेय और अपरिमेय, सम और विषम, भाज्य और अभाज्य, सहअभाज्य, सब आपको वास्तविक संख्या में आता है, अवास्तविक में नहीं होता है। चलिए, आपको करना है √5। ये आपको अपरिमेय है, ठीक है? आपका अपरिमेय है, या कह दीजिए कि सीधे 5 का है तो परिमेय है। लेकिन अगर देखिए रूट जब -5 ऐसा कहीं आप देखे हैं, रूट -5 कहीं आप देखे हैं? माइनस में नहीं ना देखे हैं? माइनस में कहीं रूट में नहीं देखिएगा। क्यों? क्योंकि -5 जो है आपका वास्तविक संख्या नहीं है। ये क्या है आपका? ये आपका अवास्तविक संख्या है। तो हम लोग को अब पढ़ना है कौन चीज़? वास्तविक संख्या।
वास्तविक संख्या में सबसे पहले हम लोग जानेंगे वास्तविक संख्या में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। मैंने वास्तविक संख्या में इस टॉपिक हम लोग को पढ़ना है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन नियम ना, नियम भी है, सिद्धांत है। एल्गोरिथम का मतलब है सिद्धांत, नियम। अच्छा चलिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नियम बताइए तो क्या है, इन्होंने कौन सा नियम दिया था, पता है आप लोग को? आप लोग छोटे क्लास में पढ़े हुइएगा तो उस समय दिया गया था भाग जांचने की विधि। होता था कि 500 में 20 से भाग दो, 520 से भाग दो और अपने उत्तर की जांच कीजिए कि आपका भाग सही है कि गलत है। ऐसा बनाए थे कि नहीं आप लोग? बनाए थे। तो उस समय यह बनाए थे आप लोग कि भाज्य बराबर भागफल गुना भाजक गुना भागफल कीजिए, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। यही विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। यह क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यही है। उन्होंने भाग जांचने की विधि दिया था, उसी को क्या बोलते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। कोई पूछे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, तो वो भाग जांचने की विधि है, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। और इस नियम का प्रयोग करके हम लोगों को HCF निकालना है। इस नियम का प्रयोग करके हमको क्या करना है? HCF निकालना है। अब हम लोग 5वां में पढ़े हुए थे, छोटे क्लास में पढ़े हुए थे लसा मसा निकालना, HCF और LCM फिर मैंने ज्ञात करना, पढ़े थे ना। तो उसमें हम लोग क्या करते थे कि 500 और मान लीजिए कि 200 का मौसा ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करते थे? चलिए, अब 500 और 200 का जब मसा निकालना है तो हम लोग बचपन में क्या करते थे, यानी बचपन में नहीं, 5वां 6वां में थे तो सीधा निकाल लेते थे। 500 में भाग देते थे कितना से? 200 से। कितना मुर्तबा लगता था? लगा दो मुर्तबा लग जाएगा, 2 दूनी 400। कितना आ जाएगा से 100। अब इसमें देते थे फिर ऐसे 200, 2 मुर्तबे 200, कट गया कितना है? 100। यानी मौसा आपका हो गया कितना? 100। ये आपका मौसा हो गया, मौसा हो गया ना। मैंने आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर ही है या, लेकिन आप लोग अभी मैट्रिक में हैं, 10th में हैं। अब 5वां वाला सूत्र पर बनाइएगा तो नंबर मिलेगा, कम मिलेगा। एग्जाम में दे देगा कि चलो पास कराने के लिए दे देते हैं। अब उसको आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का चर्चा उसमें करना है। करना कैसे है तो देख लीजिए। करना है, भाग वाला काम ये सब करना है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करना है। अब करना कैसे तो देख लीजिए। पाँच 500 और 200 का क्या करना है? हमको मौसा ज्ञात करना है ना। अच्छा चलिए, मौसा जो हम लोग लिखते हैं, मौसा का पूरा नाम क्या होता है? मौसा का पूरा नाम क्या होता है? महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। चलिए ठीक। अब एगो होता है समापवर्त भी होता है। और लघुत्तम का अर्थ क्या होता है? लसा का। लसा का क्या होता है पूरा नाम? बोलो।
लसा का पूरा नाम? हाँ बोलो, लघुत्तम। ल से लघुत्तम आए समापवर्तक। देखिए यही गलती करते हैं आप लोग। इस समापवर्तक है तो समापवर्तक नहीं होगा, ये होगा समापवर्त्य। क्या होगा? समापवर्त होगा। इस समापवर्तक का ही होता है समापवर्त। मौसा वह होता है कि जिससे भाग लगे, और लसा जिसमें भाग लगे। जैसे देखिए 6 और 8 का मौसा क्या होगा? 2 होगा। 2 होगा इसलिए कि 2 से 6 में भी भाग लगता है और 8 में भी भाग लगता है, यानी 2 से 6 भी विभाज्य है और 8 भी विभाज्य है। और 6 और 8 का लसा क्या होगा? लसा होता है 6 और 8 का लसा क्या हो जाएगा आपको? 24 हो जाएगा। 24 होगा ना, क्योंकि 6 से 24 में ही भाग लगेगा और 8 से भी 24 में भाग लगेगा। इसमें भाग लगेगा, यानी 6 भागा 2, 8 भागा 2, ये दोनों में भाग लग जाएगा। जबकि यहाँ 24 भागा 6 और यहाँ 24 भागा 8 यह होता है। तो लसा में समापवर्तक नहीं, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य। क्या होता है? लघुत्तम समापवर्त्य। ये नहीं कि आप कहिएगा समापवर्तक के दोनों में, तो गलत होगा। यानी देखिएगा, इसका नाम होता है HCF और इसका क्या होता है? LCM। अब देखिए F और M का अंतर है कि नहीं? तो क्या है, जब यह समापवर्तक होता है तो होता है LCF। वो भी क्या होता है? LCF होता है। LCM होता है यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आई क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी ये होता है गुणज। ये क्या होता है? गुणज। आई क्या होता है आपका? गुणनखंड। तो ये फैक्टर आई गुणज। तो समापवर्तक असमापवर्त, क्योंकि यह है फैक्टर। आई क्या है? मल्टीप्लाई। तो आप कहिएगा कि यह समापवर्तक कहिएगा, गलत होगा कि नहीं हो? गलत होगा। इसलिए इसमें समापवर्तक बोलिएगा और इसमें समापवर्त बोलिएगा। चलिए, इधर लगभग आप लोग लिखे होंगे ना, तो नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर 500 में क्या करेंगे हम? 200 से भाग देंगे। कितना मतलब लगेगा? 2 मुर्तबे। कितना हो गया? 400। शेष कितना हुआ? 100। अब इसी चीज को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर लिखेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, या इसको प्रमेयिका भी बोलते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, दोनों में कोई भी लिख सकते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या था? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और जोड़ शेष। शेषफल कर लीजिए। अब देखिए भाज्य बराबर क्या है? यहाँ पर 500 बराबर भाजक कितना है? 200 और गुना भागफल कितना है आपको? 2 और प्लस शेष कितना आया? 100। अब देखिए शेष यहाँ पर 0 नहीं ना आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे इस चीज को, शेष बराबर नहीं है 0। बराबर लिख काट देते थे, मतलब हो गया बराबर नहीं है 0। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक ले हम छोड़ेंगे नहीं। और इस चीज को लिखना होगा। सीधे जो बताया पहले वैसे कर दीजिएगा तो नहीं होगा। इस चीज को लिखना होगा, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि लिखा रहता है क्वेश्चन में कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ये दोनों का मौसा ज्ञात करे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 500 और 200 का मौसा ज्ञात करे, ऐसे दिया रहेगा। से क्या इसका मौसा ज्ञात करे। क्या तो दिया हुआ तो देना होगा ना। चलिए आप क्या करेंगे? जो शेष आएगा, शेष उसे क्या करेंगे? भाजक में भाग देंगे। शेष से भाजक में भाग देंगे। तो शेष कितना है? 100 है। तो यहाँ पर लिखेंगे फिर, क्या लिखेंगे? फिर 100 भागा
200 कट गया, 2 मरतबे यानी 200 कट गया ना हो। तो फिर लिखेंगे, तो अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा फिर 200 बराबर, इस चीज को नहीं लिखेंगे, ये के बार लिख देंगे। 200 बराबर कितना, भाजक कितना है 100, और भागफल कितना है 2, और शेष कितना है 0, नहीं ना कुछ है तो 0। अब तो शेष बराबर 0 आ गया, शेष बराबर 0। अब 0 से तो भाग दीजिएगा नहीं, भाग नहीं ना लगेगा, 0 से किसी भी अंक भाग इन्फिनिटी हो जाएगा। तो अब हो गया आपका मासा, यहाँ लिखेंगे मासा कितना 500 और 200 बराबर 100 हो गया। ये आपको ऐसे लिख के बनाना है। अब देखते हैं किसी किसी विद्यार्थी को कि केवल ई स्टेप ही एक में स्टेप ही लिखेगा और दूसरा स्टेप ही लिखेगा और सीधे मौसा लिख देगा। अब भाग कहाँ दे देगा, तो पाना के पीछे कॉपी के लास्ट में। अगर भाग कहाँ दिया है, ये कैसे तुमको आ गया इतना, तो कहेगा कि सर ये भाग दिए हैं पीछे। अरे पीछे देना नहीं है, आपको एक साइड में वही भाग देना है और एक साइड में वही इस स्टेप को लिखना है, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा, मिलेगा कम मिलेगा। अब बताइए आप तो उतना बड़ा कैलकुलेटर है नहीं, ये आपको दे दिया गया बहुत बड़ा, मान लीजिए कि 5265 और 365 का अगर मौसम निकालना हो तो आप उतना बड़ा का ज्ञाता नहीं कि चट नहीं करके लिख लीजिएगा। क्या वैदिक मैथ का अध्ययन कर लीजिए तो कर लीजिएगा। चलिए, तो ऐसे लिखना होगा, समझ गए। अब मौसा लगभग आप लोग समझ गए। अब चलते हैं कौन चीज़ पर, मौसा निकालने की 2 विधि हैं। मौसा निकालने की 2 विधियां हैं। मौसा निकालने का विधि तो ये 2 होता है। एक वो जैसे मान लीजिए भाग विधि, तो भाग विधि जो ही है वही आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। एक पहले ही पता है कि यूक्लिड ने क्या नियम दिया था, यूक्लिड ने यही नियम दिया था उन्होंने कि भाज बराबर भाग जांचने की विधि, भाज बराबर भाजक गुना भागफल, यानी इसको लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जो अभी बता दिए हैं क्या। और दूसरा है अभाज गुणनखंड विधि, ये पर बता माने इस पर बनेगा क्या हो। तो आप तो ये तो समझ लिए हैं क्या, विभाजन एल्गोरिथम तो समझ लिए हैं। अब हम चलते हैं अभाज गुणनखंड विधि। तो अभाज गुणनखंड विधि से हम दोनों एक ही बार सिखा देते हैं, मौसा और लौसा निकालना, मौसा और लौसा निकालना।